हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमित कुमार त्रिपाठी। मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा पोजीशंस फॉर सर्जरी। पोजीशंस फॉर सर्जरी आप लोगों के सिलेबस में है। सिलेबस में ये वेरियस पोजीशन यूज्ड फॉर सर्जरी के नाम से दिया गया है। पोजीशन फॉर सर्जरी क्या होती है? अगर हम सीधे शब्दों में, साधारण शब्दों में डिस्कस करें तो इसका ये मतलब होता है कि किसी रोगी को, किसी मरीज, किसी पेशेंट को हम उस अवस्था में रखें जिससे कि उसकी सर्जरी या उसका कोई एग्जामिनेशन अच्छी तरह से हो जाए। पूरी दुनिया में सर्जरी होती है, अलग अलग फील्ड की सर्जरी होती है, चाहे वो आर्थो हो, यूरो हो, न्यूरो हो, गायनकोलॉजी, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी जिसमें बर्न वगैरह आते हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी। कहने का मतलब है पूरी दुनिया में सर्जरी होती है, हर फील्ड की सर्जरी होती है और हर सर्जरी में पेशेंट को एक विशेष अवस्था में रखी जाती है, विशेष अवस्था में उसे रखा जाता है जिससे कि सर्जरी सफलतापूर्वक और कुशलतापूर्वक हो जाए। ये सीधे शब्दों में पोजीशन ऑफ सर्जरी का मतलब होता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, पोजीशन ऑफ सर्जरी का मतलब होता है किसी पेशेंट को उस अवस्था में रखना कि उसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो सर्जरी करनी है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, या कोई एग्जामिनेशन करना है उसमें कोई दिक्कत ना आए। पोजीशन ऑफ सर्जरी में हम एग्जामिनेशन को भी इंक्लूड करते हैं। पूरी दुनिया में सर्जरी के पोजीशन कई प्रकार के हैं, 13-14 प्रकार के पोजीशंस पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम उतना कवर नहीं करेंगे क्योंकि उतना ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ पर 10 पोजीशन को कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो पोजीशन आता है उस पर डिस्कस करने से पहले हम पोजीशन फॉर सर्जरी का डेफिनेशन पढ़ते हैं। पोजीशन फॉर सर्जरी का डेफिनेशन पोजिशनिंग इज डिफाइंड एज प्लानिंग द पर्सन इन ए प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव, जिसमें रिहेबिलिटेशन वगैरह होता है, एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ और प्लेसिंग द पेशेंट इन गुड बॉडी अलाइनमेंट एज नीडेड थेरेपेटिकली। इसका मतलब होता है, इसका अगर हिंदी में अनुवाद करें, पोजीशन फॉर सर्जरी का डेफिनेशन, पोजीशनिंग इज डिफाइंड एज अ प्लानिंग। ये एक प्लानिंग होती है। किसी व्यक्ति का अगर हम मान लेते हैं, किसी व्यक्ति का अगर हमें हार्निया का ऑपरेशन करना है तो हार्निया के ऑपरेशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस पेशेंट को ओटी टेबल पर लेटाएंगे। किस तरह लेटाएंगे? बिल्कुल सीधे पोजीशन में लेटाएंगे, ताकि हार्निया जो हम करते हैं, अगर हमें इंग्यूनल हार्निया का ऑपरेशन करना है तो इंग्यूनल हार्निया हमें पता है पेल्विक कैविटी में स्थित होती है, ठीक, जेनाइटल ऑर्गन के पास, पेल्विक कैविटी में जेनाइटल ऑर्गन के पास इंग्यूनल कैनाल होता है, वहीं पर इंग्यूनल हार्निया होती है। अगर हमें इंग्यूनल हार्निया का ऑपरेशन करना है तो हमें पेशेंट को ओटी टेबल पर सीधे लेटाना होगा, तो एक प्लान बनाना होगा। इसीलिए इसे कहते हैं पोजिशनिंग इज डिफाइंड एज अ प्लानिंग द पर्सन इन ए प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब यहाँ पर हो गया सुरक्षात्मक, हिंदी में। प्रमोटिव का इसका मतलब होता है जिसको कि आगे बढ़ावा दिया जाए, प्रमोट किया जाए। क्यूरेटिव जिससे उसका निदान हो सके। एंड रिहेबिलिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ और प्लेसिंग द पेशेंट इन गुड बॉडी अलाइनमेंट एज नीड थेरेपेटिकली, ठीक, रोगी को उस अवस्था में लेटाया जाए जिससे कि उसका क्योर हो सके। क्योर मतलब उसकी जो समस्या है उसका निदान हो सके, उसका रिहेबिलिटेट हो सके। रिहेबिलिटेशन मतलब उसका एक तरह से पुनर्वास वाली स्थिति हो सके, क्योंकि ऑर्थोपेडिक वगैरह में जो एक्सीडेंट होते हैं
तो ऑर्थोपेडिक एक्सीडेंट के बाद इस तरह से उनको पोजीशन दिया जाता है कि उनका रिहेबिलिटेशन ठीक तरीके से हो सके, उनके प्रॉपर जो लिम्ब हैं वगैरह अच्छी तरह से काम कर सके। तो ये डेफिनेशन है पोजीशन फॉर सर्जरी की। इसका सीधा मतलब ये है कि उस पेशेंट हम प्लानिंग बनाकर उस पेशेंट को इस तरह से हम पोजीशन उसका दें कि ये उसके लिए अच्छा हो। किस एस्पेक्ट में? इसका पर्पज क्या है? प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है, इसे देखिए, पढ़िए। आगे हम बात करते हैं पर्पज। क्या पर्पज का मतलब होता है क्या? इसका कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? पर्पज का मतलब हम समझ लेते हैं कि आखिर इसका पर्पज क्या है, इसका कारण क्या है, इसका हम क्यों ये कर रहे हैं, इसे पर्पज कहते हैं। हम पोजीशन क्यों देते हैं? हम पोजीशन, सर्जिकल पोजीशन इसलिए देते हैं टू प्रमोट कंफर्ट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के कंफर्ट के लिए। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा ना, किसी का इंगुइनल हार्निया का प्रॉब्लम है और आप उसे पेट के बगल लेटा देंगे तो उसका पोजीशन गड़बड़ हो जाएगा, उसको पीठ के बगल ही लेटाना पड़ेगा ताकि इंगुइनल हार्निया का ऑपरेशन अच्छी तरीके से हो सके। तो पर्पज सर्जिकल पोजीशन का देने का मतलब ये है कि टू प्रमोट कंफर्ट टू द पेशेंट, पेशेंट को आराम मिल सके। टू रिलीव प्रेशर ऑन वेरियस पार्ट, जो अलग अलग बॉडी के पार्ट हैं उनको रिलीफ मिले प्रेशर से, दबाव से उसे आराम मिले। टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन, बॉडी का जो सर्कुलेशन है, रक्त परिवहन है, वो भी अच्छी तरीके से चल सके। टू प्रिवेंट प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, जो बॉडी की अलाइनमेंट है, जो स्थिति है, जो उसकी व्यवस्था है, वो प्रॉपरली सही तरीके से हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो टेढ़ा मेढ़ा सो गया, एक प्रॉपर अलाइनमेंट उसकी होनी चाहिए। टू कैरी आउट नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन का यहाँ मतलब है कि जो नर्सिंग हमारे पैरामेडिक हैं, जो हमारे नर्सिंग फोर्सेस हैं, जो हमारे नर्सिंग पर्सनल हैं, जो नर्सिंग का काम करते हैं, वो उनको अपना काम करने में सहूलियत हो, ड्रिप लगाना हो या फिर उनको इंटूबेट करना पड़े या फिर उनको एनेस्थेसिया में हेल्प करनी पड़े, उनको किसी एग्जामिनेशन में हेल्प करना पड़े, तो वो अपना काम अच्छी तरीके से कर सकें। इसीलिए इसे कहा गया है टू कैरी आउट नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन का काम भी सही तरीके से हो सके, ये भी पर्पज है सर्जिकल पोजीशन का। अगला हम देखते हैं टू परफॉर्म सर्जिकल एंड मेडिकल इंटरवेंशन, ये सर्जिकल और मेडिकल से रिलेटेड है, वो परफॉर्म हो सके, वो काम अच्छी तरीके से हो सके। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन काज्ड बाय इमोबिलिटी, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में एम्बुलेंस सेवा चलती है, इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा 102 108 आप लोग जानते हैं, ये पूरी दुनिया में चलती है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इमरजेंसी कॉल नंबर है 911। 911 करने पर कोई भी एम्बुलेंस चली आती है एक्सीडेंटल वाले स्थान पर, और वहाँ पर जो व्यक्ति एक्सीडेंट जिसका हुआ है उनको वो टच नहीं करते, हमारे यहाँ भी टच नहीं करते। उसका कारण ये है कि अगर हम उसे टच करेंगे तो उसका पोजीशन बिगड़ जाएगा, हो सकता है उसका कोई लिम्ब वगैरह जो है वो गड़बड़ हो जाए, वो ख़राब हो जाए। तो इसमें ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपरली कि किस तरह से बिना किसी क्षति के हम उसको अच्छी तरीके से उस व्यक्ति को हम कैरी आउट कर सके हॉस्पिटल तक, एक्सीडेंटल वाले स्थान से हॉस्पिटल तक उसे हम कैरी आउट कर सके बिना कि ज़्यादा उसको हिलाए डुलाए। तो सर्जिकल पोजीशन में भी यही होता है। इसका पर्पज ये भी है कि टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन काज्ड बाय इमोबिलिटी, जो हिलने डुलने से, जो पोजीशन बिगड़ने से सर्जरी पर असर पड़ता है, उससे बचाव के लिए भी इस पर ध्यान दिया जाता है। सीधे शब्दों में अगर हम कोई सर्जरी कर रहे हैं और सर्जिकल पोजीशन ख़राब हो गई, बिगड़ गई, तो वो सर्जरी भी बिगड़ जाती है। तो सर्जरी न ख़राब हो, उससे बचाव के लिए हम सर्जिकल पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट है टू प्रमोट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन हमें पता है, हमारा बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रिस्पिरेशन अच्छी तरीके से चल सके, हमारे वाइटल साइन अच्छी तरीके से काम कर सकें, इसलिए इसके लिए भी हम उसको सर्जिकल पोजीशन देते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसे उल्टा सीधा लेटा दिए और वो सांस नहीं ले पा रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा है द आर्थोपेडिक सर्जन गैब्रियल एब्रामोविच इलिज़ारोव,
एक देश है रसिया, रूस। रूस के एक बहुत ही विख्यात आर्थोपेडिक सर्जन थे, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हड्डी का ऑपरेशन करते थे, आर्थोपेडिक थे वो। तो उन्होंने एक विशेष प्रकार का आर्थोपेडिक टूल्स का उन्होंने आविष्कार किया। उसे कहा जाता है इलिज़ारोव ऑपरेटस। आप देख सकते हैं कि ये पेशेंट इस पेशेंट के राइट लेग के टिबिया फिबुला का फ्रैक्चर हुआ है और इसका पैर हिले ना, स्टेबल रहे, क्योंकि हिलने से स्थिति और ख़राब होगी। उसका पैर स्टेबल रहे, इसके लिए उसे एक टूल्स द्वारा, एक यंत्र द्वारा उसको स्टेबिलिटी, स्थिरता दी गई है। इस टूल्स का नाम है इलिज़ारोव ऑपरेटस। इसको रशियन वैज्ञानिक गैब्रियल इलिज़ारोव ने बनाया था। तो ये पर्पज है ताकि उसका पोजीशन बिगड़े ना। इस पोजीशन में अगर वो रहेगा तो उसकी आर्थोपेडिक सर्जरी अच्छी तरह हो सकेगी। तो कई बार सर्जिकल पोजीशन में विशेष प्रकार के टूल्स भी इंक्लूड होते हैं जिससे कि पर्टिकुलर वो सर्जरी कामयाब हो सके विद इन द फ्यूचर। जहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है द आर्थोपेडिक सर्जन गैब्रियल एब्रामोविच इलिज़ारोव फ्रॉम द सोवियत यूनियन रशिया who pioneered the technique। इन्होंने ये टेक्निक का इजाद किया। ये टेक्निक कौन सी थी? इलिज़ारोव ऑपरेटस। इस तरह के ऑपरेटर्स को जब हम अपने सर्जिकल पोजीशन में मेंशन करते हैं तब हमें इसका बहुत अच्छा बेनिफिशियरी रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। आप देखिए नीचे लिखा है एन इलिज़ारोव ऑपरेटर्स ट्रीटिंग ऑफ फ्रैक्चर्स टिबिया एंड फिबुला ऑफ द लोअर राइट लेग। दाहिने पैर में लोअर पोजीशन में टिबिया फिबुला फ्रैक्चर होने से ये स्टेबिलिटी दी गई है। ये पर्पज है सर्जिकल पोजीशन का टूल्स के थ्रू। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। सर्जिकल पोजीशन देने के प्रिंसिपल्स क्या हैं? इसके प्रिंसिपल हैं मेंटेन गुड बॉडी मैकेनिक्स, वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर। मैं एक एक को बारी बारी समझाता हूँ। पहला है मेंटेन गुड बॉडी मैकेनिक्स। बॉडी का मैकेनिज़्म सही तरीके से काम करे, ये एक प्रिंसिपल है। दूसरा है हैंड वॉश बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर। हम जो भी प्रोसीजर करते हैं ये तो कॉमन सेंस की चीज़ है कि हमें हैंड वॉश करना है पहले भी और बाद में। ये प्रिंसिपल है सर्जिकल पोजीशन का। तीसरा है इंश्योर पेशेंट कंफर्ट। ये ध्यान रखना कि पेशेंट आरामदायक स्थिति में है या नहीं। चौथा है ऑब्टेन असिस्टेंस एज रिक्वायर्ड। अगर असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो फिर ठीक है, आप उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंश्योर दैट मैट्रेस इज फर्म एंड लेवल ऑफ बेड इज एट वर्किंग हाइट। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे टिंडलबर्ग पोजीशन में या सिम्सिस पोजीशंस में कि ये क्या है। हम जब सर्जिकल पोजीशन देते हैं किसी पेशेंट का तो हम जो बेड पर गद्दा है और जो बेड है, ठीक है, मैट्रिक्स और बेड, इन दोनों का भी ध्यान रखते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है फॉलो सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। कोई भी टूल्स इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं सर्जिकल पोजीशन में वो इस तरह की इस अवस्था में ना हो कि वो एक्सीडेंट का कारण बन जाए। जैसे हमने पीछे बात किया इलिज़ारोव ऑपरेटस का। अब इलिज़ारोव ऑपरेटस को हम इस तरह से सेट रखें कि किसी तरह का कोई दुर्घटना न हो, नहीं तो सर्जरी से पहले अगर दुर्घटना होती है तो स्थिति और बिगड़ जाती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है प्रिंसिपल, सर्जिकल पोजीशन का प्रिंसिपल कि फॉलो सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट है फॉलो द सिस्टमेटिक
एंड ऑर्डरली वे ऑफ डूइंग। सिस्टमेटिकली मतलब एक सिस्टम, एक तंत्र के माध्यम से, और ऑर्डरली मतलब एक क्रम में हमें अपना काम एक निश्चित क्रम में एक तरीके से काम को अपने करना है जब हमें सर्जिकल पोजीशन देनी है। तो नेक्स्ट है यूज़ राइट टेक्निक एट राइट टाइम। सही समय पर सही टेक्निक का यूज करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। मेडिकल में सही समय पर सही तकनीक का यूज करना है और सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्डरली तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से और एक नियमानुसार काम करना है। ये प्रिंसिपल है सर्जिकल पोजीशन का। अब हम पढ़ेंगे पोजीशंस। पहला पोजीशन है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन आप देख सकते हैं कि ये जो पेशेंट है वो सीधा लेटा हुआ है। सुपाइन का मतलब सीधे शब्दों में समझ लीजिए सीधा, सुपाइन सीधा। कोई व्यक्ति अगर सीधा लेटा है तो उसे हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं। सुपाइन पोजीशन में आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो डायग्राम है वो स्केच डायग्राम है और नीचे वाला डायग्राम जेन्युइन है। स्केच डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सुपाइन पोजीशन में उस व्यक्ति का हेड, शोल्डर, एल्बो, पटक, हील और टॉयज ये हमें यहाँ पर दिखाया गया है और नीचे एक जेन्युइन फोटो लगाई गई है, पिक्चर। सुपाइन पोजीशन क्या होता है? ऊपर जो आपने डायग्राम देखा वो सुपाइन पोजीशन का है। नीचे सुपाइन पोजीशन होता क्या है, पढ़िए इसे। द पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक with his head and shoulders are slightly elevated. ओके इसका मतलब है पेशेंट लाइज, पेशेंट लेटा हुआ है ऑन हिज बैक, अपने पीछे की तरफ से, पीठ की तरफ से पेशेंट लेटा हुआ है। विथ हिज हेड, अपना सर भी वो नीचे किया है, एंड शोल्डर, उसका जो कंधा है, उसका जो सर है और कंधा है वो थोड़ा सा एलिवेटेड, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। एक तकिया हम लगा देते हैं पिलो उसके हेड के नीचे, और इस कारण से हेड और थोड़ा सा उसका हैंड एलिवेट करता है, ऊपर उठा रहता है। क्योंकि कई बार हम सुपाइन पोजीशन में एक पतला छोटा पिलो, तकिया सिर के नीचे और लेफ्ट एंड राइट हैंड के नीचे लगाते हैं, तो ये दोनों हाथ और सिर थोड़ा एलिवेट हो जाते हैं। एलिवेट हो जाने का मतलब थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं। बाकी पूरी बॉडी बेड के सहारे लेटी होती है, पीठ के बगल पूरी बॉडी रहती है। इसे हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं। इंडिकेशन में है यूजुअल पोजीशन। यूजुअल पोजीशन मतलब ये जनरल पोजीशन है, ये हम घरों में भी इसी तरह सोते हैं आमतौर पर। एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट एंड एब्डामन, जब हमें एग्जामिनेशन करना हो चेस्ट का और एब्डामन का। जैसे पेशेंट आया, पेशेंट ने कहा कि मेरे पेट में दर्द है, तो उसके पेट में दर्द है तो उसे इसी सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं और उसके पेट की जांच करते हैं। जो पेट के सभी 9 रीजन हैं, हाइपोकॉन्ड्रिक, मैंने सब बताया था, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट इलियक फोसा, राइट इलियक फोसा, अम्बलाइकल रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, जो मैंने सब एब्डामन कैविटी के 9 रीजन बताए हैं। उन 9 रीजन में डॉक्टर अपने हाथ से, अपने फिंगर से एग्जामिन करता है। इसे कहा जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डामन। और इस तरह से वो चेक करता है कि उसे दर्द पर्टिकुलर है कहाँ। उसको राइट एरिया में है, नीचे की तरफ है, एब्डामन में नीचे लोअर रीजन में है या अपर रीजन में है, उसको गॉल ब्लैडर की दिक्कत है या उसको अपेंडिक्स की दिक्कत है, क्या है, या फिर हो सकता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, या कहीं ऐसा तो नहीं इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया हो। अगर चेस्ट की वो जांच कर रहा है तो वो देखता है कि क्या है, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स है या फिर निमोनिया की कंडीशन बन रही है। ठीक है, अपने स्टेथोस्कोप से वो चेक करता है उसमें कंजेशन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें वो चेक करता है। तो चेस्ट और एब्डामन को चेक करने के लिए इस पोजीशन का यूज किया जाता है। प्रोसीजर, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रोसीजर में पहला है प्लेस द पेशेंट ऑन बैक with one pillow under the head, arms and head at the side, knees flexed and separated.
पेशेंट को बैक साइड में लेटाते हैं, एक वन पिलो अंडर द हेड, उसके सर के नीचे एक छोटा सा पिलो लगाते हैं, आर्म्स उसके हाथों के उसके आर्म्स एंड हैंड्स उसके हाथों के नीचे भी रख देते हैं, लेफ़्ट राइट जैसा मैंने बताया है। एट द साइड में और नीज फ्लेक्स्ड एंड सेपरेट, दोनों घुटने जो होते हैं आप देख सकते हैं, दोनों घुटने जो हैं वो एक दूसरे पर क्रॉस नहीं करेंगे बल्कि बिल्कुल सीधा होंगे, सेपरेट होंगे। सेकेंड है प्लेस द एयर रिंग अंडर द हिप्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है एयर बैग्स। ये गोल टायर की तरह जो होता है, रबड़ के टायर की तरह, इसे कहते हैं एयर बैग्स। इसमें एयर भरी होती है। इसका बहुत 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 यूज है। इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि जब पेशेंट को लेटाया जाता है हॉस्पिटल में बेड पर, तो कहीं उसके कमर पर प्रेशर न पड़े, क्योंकि एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं बेड सोर। बेड सोर वो होता है जब व्यक्ति बहुत समय तक बेड पर लेटा हो और उसके बॉडी में प्रेशर बने, टेम्परेचर बने, मॉइस्चर बने, और ये टेम्परेचर, प्रेशर और मॉइस्चर ये तीनों मिलकर बेड सोर का काम करते हैं। पीठ पर, कमर में घाव बना देते हैं, पैरों में घाव बना देते हैं, हाथों पर, शोल्डर पर घाव बना देते हैं। उस घाव से बचाने के लिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हर पेशेंट आराम से टहलते हुए आया है, हो सकता है कि उसको क्रोनिक डिजीज़ हो, वो 5 साल, 10 साल, 15 साल से बेड पर लेटा हो, इस तरह की भी कंडीशन होती है। तो सुपाइन पोजीशन में हम एयर बैग्स का भी यूज करते हैं। कहाँ? देखिए इसमें लिखा है प्लेस द एयर रिंग, इसे एयर रिंग कहते हैं, अंडर द हिप्स उसके कमर के नीचे, एंड कॉटन और फोम पैड अंडर द हील टू रिड्यूस द प्रेशर। ये जो पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा है, इसके सिर के नीचे एक छोटा पिलो लगेगा, इनके दोनों हाथों के नीचे पिलो लगेगा, कमर के नीचे एयर रिंग लगाई जाएगी, और ये जो इसका हील वाला एरिया है, टोइज़ और हील आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है वहाँ पर एक कॉटन का पैड बनाकर रख देते हैं ताकि उसको आराम मिले, उसको वहाँ प्रेशर महसूस ना हो। आगे बात करते हैं प्लेस फुट बोर्ड अंडर बॉटम ऑफ फिट। इसका यूज बहुत कम होता है। फुटबोर्ड आप देख सकते हैं फिगर में, फुटबोर्ड दिया गया है, वो जो बेड के दोनों तरफ होता है, सिर और पैर की तरफ जो लगा होता है, उसे कहते हैं फुटबोर्ड। कई बार उसको भी पैरों के नीचे लगा देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। इफ़ द पेशेंट इज़ अ पैरालाइज्ड, प्लेस हैंड रोल इन हैंड। मैंने बताया ना, कई पेशेंट होते हैं जो 5, 10, 15 साल से बिल्कुल पैरालाइज्ड स्थिति में है। ऐसे पेशेंट अगर आते हैं, उनके चेस्ट का, एब्डामन का एग्जामिनेशन करना है, तो क्या करते हैं, एक हम कॉटन का रोल बनाते हैं और उनके हाथों के नीचे रख देते हैं ताकि उन्हें आराम महसूस हो सके। हालांकि ये आराम जो महसूस है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड हम पैरालिसिस पेशेंट के लिए हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उनका हाथ पूरा पैरालिसिस है, उनको दर्द का एहसास नहीं होगा। हम कॉटन रोल इसलिए लगाते हैं ताकि उनको तो दर्द का एहसास नहीं है, लेकिन उनके टिश्यू वहाँ नेक्रोसिस हो सकती है, सड़न हो सकती है, वहाँ घाव बन सकता है, एब्सिस हो सकता है। उन सब से बचाव के लिए पैरालिसिस पेशेंट के हाथों के नीचे हम कॉटन रोल लगा देते हैं। ये सारी प्रक्रिया की जाती है किसमें? सुपाइन पोजीशन में। अगला जो पोजीशन है, आप देख सकते हैं ऊपर स्केच डायग्राम है, नीचे एक जेन्युइन पिक्चर है, इसे कहते हैं प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन पेट की तरफ होता है, सुपाइन पोजीशन सीधा होता है, पीठ की तरफ हम मानते हैं, और प्रोन पोजीशन पेट की तरफ होता है। प्रोन पोजीशन की अगर हम बात करें तो प्रोन पोजीशन में आप देख सकते हैं हेड, एल्बो, चीन, एक्जिला का एरिया, चेस्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो पेल्विक कैविटी, नी और टॉइस ऊपर स्केच में दिखाया जा रहा है। नीचे एक जेन्युइन फोटो बना है एक फीमेल का। प्रोन पोजीशन की बात करें तो इसमें दिया गया है पोजीशन इन विच द पेशेंट लाइज ऑन द एब्डामन। लाइज ऑन द एब्डामन मतलब पेट की तरफ लेटा होना, विद द हेड टर्न ऑन वन साइड, जो सिर है वो एक तरफ घुमा होगा, विथ वन स्मॉल पिलो अंडर द एंकल, एक छोटा सा पिलो जो है वो एंकल के नीचे लगा होगा। अब एंकल क्या होता है वो बता देते हैं।
ये होता है द एंकल जॉइंट। आप देख रहे हैं इसे एंकल जॉइंट कहते हैं। ऊपर टिबिया फिबुला है, फिर पोस्टीरियर, वहाँ पर लिखा हुआ है पोस्टीरियर इंफीरियर टिबियो फिबुलर लिगामेंट, ये वहाँ पर नाम दिया गया है। उसके नीचे दिया गया है पोस्टीरियर एंटीरियर एंटीरियर, ये जो 4 लिगामेंट हैं, ठीक है। एंटीरियर इंफीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट, एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, ये चारों लिगामेंट वहाँ पर एडजस्ट होते हैं। ऊपर टिबिया फिबुला बोन होती है, उसके नीचे हील बोन होती है जिसे हम कहते हैं कैलकेनस, उसके आगे कैनोफाइबुलर लिगामेंट होते हैं जो उसको बांधे होते हैं। आगे जो होता है उसे कहते हैं प्लेंटर फेसिया, इसे एंकल जॉइंट कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं प्रोन पोजीशन की, तो प्रोन पोजीशन में हम एंकल के नीचे एक छोटा सा तकिया या कई बार कॉटन रोल को भी लगा देते हैं प्रोन पोजीशन में। सिर के नीचे भी एक पिलो होगा और सिर एक तरफ होगा साइड में। कई बार हाथों को साइड में रखते हैं जैसा नीचे जेन्युइन पिक्चर में दिया गया है, कई बार हाथों को हेड के पास मोड़ लेते हैं, टर्न कर लेते हैं जैसा ऊपर स्केच में दिया गया है। प्रोन पोजीशन में आगे इंडिकेशन में दिया गया है पोस्ट ऑपरेटिवली, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिवली का यहाँ मतलब है कि मान लीजिए सपोज दैट कि किसी के वर्टिब्रल कॉलम, किसी के रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें चोट लगी है, कोई ऑपरेशन किया गया है, तो उसको पेशेंट को चूँकि रीढ़ की हड्डी में चोट लगा है, वहाँ ऑपरेशन हुआ है, तो उसको पेट के बगल इसी तरह प्रोन पोजीशन में लेटाते हैं। इसी को कहा गया है पोस्ट ऑपरेटिवली। आगे दिया गया है पेशेंट विद प्रेशर सोर बर्न्स इंजरीज एंड ऑपरेशन ऑन द बैक। जैसा मैंने पहले कहा कि बेड सोर से या प्रेशर सोर से बचाने के लिए अगर पीठ पर बेड सोर हो गया है तो पेट के बगल लेटाते हैं। अगर बर्न हो गया है पीठ की तरफ तो पेट की तरफ लेटाते हैं। इसी तरह अगर इंजरी हो गई है बैक साइड में या ऑपरेशन हुआ है बैक साइड में, तब भी हम पेट की तरफ ही उसको लेटा देते हैं प्रोन पोजीशन में। इसका एक और इंडिकेशन है टू रिलीव एब्डामन डिस्टेंशन, ये भी एक इसका इंडिकेशन है, रिलीव करना एब्डामन एरिया को। आगे है रीनल बायोप्सी। जब रीनल बायोप्सी मतलब कि जब किडनी वगैरह की बायोप्सी कराई जाए, जिसे हम हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं एफएनएससी के द्वारा, तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होती है रीनल बायोप्सी जांच में। बैक एग्जामिनेशन में भी इसका यूज इस प्रोन पोजीशन को दिया जाता है। मैंने पहले बताया कि सर्जरी में और एग्जामिनेशन दोनों में पोजीशंस यूज होते हैं, पोजीशन दिया जाता है पेशेंट को। तीसरा आगे है फॉर पेशेंट आफ्टर 24 आवर्स ऑफ एम्पुटेशन ऑफ लोअर लिम्ब। एम्पुटेशन का मतलब होता है हाथ या पाँव वाले हिस्से को काट देना, उसे एम्पुटेशन बोलते हैं। अगर लोअर लिम्ब, अगर पैर का एम्पुटेशन किया गया है, पैर को अगर काट दिया गया है, एम्पुटेट कर दिया गया है लोअर लिम्ब को, तो पेशेंट को 24 घंटे तक प्रोन पोजीशन में रखने की व्यवस्था है। कई जगह देखिए कुछ चीज़ें हैं जो कि डॉक्टर के विवेक पर डिपेंड करता है। हमारा मेडिकल सर्जिकल थीसिस, हमारा पूरा का पूरा सर्जिकल लिटरेचर ये कहता है कि लोअर लिम्ब का अगर ऑपरेशन हो जाए, एम्पुटेट हो जाए, तो प्रोन पोजीशन में रखना चाहिए। कहीं कहीं डॉक्टर अपने विवेकानुसार ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे सर्जिकल बुक्स में यही दिया गया है, हमारे सर्जिकल लिटरेचर में यही दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, मेंशन मैंने किया है, फॉर पेशेंट आफ्टर 24 आवर्स ऑफ एम्पुटेशन ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है। लोअर लिम्ब के एम्पुटेशन के बाद इसको प्रोन पोजीशन पेशेंट को देना चाहिए, इससे आराम मिलता है। आगे है प्रोसीजर। प्रोन पोजीशन देने में क्या क्या प्रोसीजर का यूज किया जाता है, तो इसमें है एक्सप्लेन द प्रोसीजर। पहले तो पेशेंट को अच्छी तरह से समझाइए कि उसको किस अवस्था में लेटना है, एग्जामिनेशन के लिए या ऑपरेशन के लिए। फिर है प्रोवाइड प्राइवेसी। प्राइवेसी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि फीमेल होती हैं या मेल होता है, उनके अंदर एक हेजिटेशन, हिचकिचाहट होती है कि
उनके एग्जामिनेशन को, उनके ऑपरेशन को सब लोग न देखें। तो इस तरह से एक प्राइवेसी मेंटेन की जाती है। तो ये ना एग्जामिनेशन करना हो या फिर ऑपरेशन करना हो, उस पेशेंट को उसके बारे में, उस पोजीशन के बारे में समझाना चाहिए और प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहिए। आगे है प्लेस द पेशेंट फ्लैट ऑन एब्डामन विथ वन पिलो अंडर द हेड। पेशेंट को पेट के बगल फ्लैट लेटाना चाहिए और वन पिलो अंडर द हेड, एक तकिया उसके सिर के नीचे रखनी चाहिए। टर्न्स पेशेंट हेड ऑन वन साइड एंड अलाइन द पेशेंट इन गुड पोजीशन। पेशेंट के सिर को एक तरफ, लेफ्ट या राइट, किसी भी तरफ आप घुमा दीजिए। प्लेस बोथ आर्म्स एट द साइड ऑफ द हेड एंड सपोर्ट आर्म्स इन फ्लेक्स्ड पोजीशन एट लेवल ऑफ शोल्डर। मैंने बताया ना, वो तो कुछ डॉक्टर के विवेक के अनुसार है, या तो हाथों को सीधे रखें या तो टर्न कर लें हेड की तरफ। सपोर्ट लोअर लेग्स विथ पिलो टू एलिवेट टॉइस। जो टॉइस का एरिया है वो एलिवेट, थोड़ा सा ऊपर उठा रहा है, जिस जो कि कंफर्टेबल हो उसके लिए। जो टॉइस है उसके नीचे हम कोई कॉटन रोल को या फिर किसी पिलो को वहाँ पर लगा देते हैं, रख देते हैं। टॉइस के नीचे हम रख देते हैं किसी पिलो को या किसी कॉटन रोल को। कॉटन रोल मतलब रुई का एक हम फोल्ड बना लेते हैं, उसको रख देते हैं ताकि एक तरह का सपोर्ट मिले, आराम मिले पेशेंट को। तो ये आपने देखा, ये है प्रॉन पोजीशन और उसके प्रोसीजर। एंकल जॉइंट के बारे में मैंने बताया। अब अगला है तीसरा पोजीशन, इसे हम कहते हैं लैटरल पोजीशन। लैटरल मतलब कि किनारे, या तो लेफ्ट लैटरल होगा या तो राइट लैटरल होगा। ऊपर आप देखेंगे स्केच वाला डायग्राम है, वो इसमें पैर बिल्कुल सीधा है। ये भी लेटरल पोजीशन का ही एक भाग है। हम इसे कह सकते हैं लेटरल पोजीशन ए। और दूसरा होता है जो नीचे वाला स्केच है, उसमें पैर मुड़ा हुआ है और वो हाथ में तकिया भी लिया है, पिलो लिया है, इसे हम कहते हैं लेटरल पोजीशन बी। ऊपर वाला लेटरल पोजीशन ए, नीचे वाला लेटरल पोजीशन बी। फ़र्क दोनों में ये है कि ऊपर पैर को वो घुमाया नहीं है, नीचे पैर को घुमा दिया है। दोनों को हम लेटरल कहते हैं। वो अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है कि क्या करना है, लेकिन आम तौर पर हम नीचे वाला ही पोजीशन देते हैं जिसमें पैर को मोड़ दिया जाता है। ऊपर वाला तो बस एक इंडिकेशन है, एक तरह का आउटलाइन है, नीचे वाला ही स्केच मान्य है। हम लेटरल पोजीशन बी को ही सही मानते हैं, ए जो है वो आउटडेटेड हो चुका है। हम देखें उसमें ईयर है, शोल्डर है, नी है, एल्बो है, हिप, एंकल, सारी चीज़ें दी गई हैं। लेटरल पोजीशन क्या होता है? द क्लाइंट लाइज ऑन द साइड विद द वेट ऑन हिप and shoulder, or the patient lies on his side with both arms forward and his knees and hip flexed. The under legs is flexed more than the lower leg. The upper knee and hips should be at the same level. A pillow is given under the head, back and front to support the arm and abdomen. A small pillow is given in between the knees. इनके कहने का मतलब ये है, अगर हम ऊपर से पढ़ना शुरू करें और समझना शुरू करें, कि सबसे पहले तो पेशेंट को क्या करते हैं कि उसको पेशेंट को इस स्थिति में लेटाते हैं कि वो लेटरल पोजीशन में लेट जाए। पेशेंट की जो स्थिति होगी वो लेटरल है। लेटरल मतलब किनारे से, या तो लेफ़्ट किनारे से या तो राइट किनारे से लेटा दें। उसके पैरों को मोड़ दें और उस पैरों को इस तरह से मोड़ें कि उसका जो हिप है और उसका जो लेग है, मतलब उसका जो फीमर वाला एरिया है, बिल्कुल वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होकर मुड़ा हुआ हो। और उनके दोनों पैरों के बीच में एक पिलो लगा दें जिससे कि उन्हें आराम मिले। और उससे पेट के पास एक तकिया और पीछे, आगे फ्रंट पेट की तरफ और पीछे बैक की तरफ एक तकिया दे दें ताकि उसको एक सपोर्ट बना रहे। सिर के नीचे भी एक पिलो लगाया जाएगा। ये तरीका है लेटरल पोजीशन में रखने का, ठीक है। इंडिकेशन अगर हम इसकी बात करें, पेशेंट हु रिक्वायर्स पीरियोडिक पोजीशन चेंज। कोई पेशेंट है जिसका ऑपरेशन हुआ है और उसका सुधार हो रहा है, तो उसको समय समय पर पोजीशन चेंज करने में लेटरल पोजीशन दिया जाता है। इन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पेरिनियम। पेरिनियम की जांच के लिए भी होता है। इंसर्टिंग सपोजिटरी, देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिकेशन में चौथा नंबर, इंसर्टिंग सपोजिटरीज। सपोजिटरी का मतलब होता है जैसे कि किसी पेशेंट को स्टूल
जो लैट्रिन है वो बहुत ही टाइट हो रहा है और पास नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में सपोजिटरी आती है मार्केट में, छोटा सा आता है दवा, उसको लेटरल पोजीशन में पेशेंट को रख कर उसके एनस के रास्ते सपोजिटरी दवा दे दी जाती है। ये पर रेक्टल मेडिसिन होती है, टैबलेट होता है। टैबलेट भी नहीं कह सकते, ये एक तरह का मोम की तरह, एक कैप्सूल की तरह होता है। ये पर रेक्टल मेडिसिन है, इसको रेक्टम में दे देते हैं लेटरल पोजीशन में रखकर। इस सपोजिटरी को, चाहे वो बड़ा है तो उसके लिए नॉर्मल सपोजिटरी, बच्चा है तो चाइल्ड सपोजिटरी, इससे स्टूल उसका चाहे जितना भी हार्ड हो वो पास हो जाता है। बाद में स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए स्टूल सॉफ्टनर दवाएं दी जाती हैं, लिक्विड पैराफिन है, क्रेमाफिन है, ये सारी दवाएं दी जाती हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है इंसर्टिंग सपोजिटरी, इसमें लेटरल पोजीशन का बहुत यूज होता है। आगे दिया, और हमें पता है कि जब फीमेल की जब डिलीवरी हो जाती है तो कई बार उनको ये समस्या हो जाती है कॉन्स्टिपेशन की। जो बुजुर्ग हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। जो बच्चे हैं जो सिर्फ दूध पीते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। तो हम लेटरल पोजीशन में ही ये सपोजिटरी को इंसर्ट करते हैं। आगे है फॉर टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर, जब रेक्टल के रास्ते से टेम्परेचर को हमें नोट करना है तब हम इस पोजीशन को देते हैं। क्योंकि कई व्यक्ति होते हैं जिनको रेक्टल कैंसर होता है या किसी को रेक्टल एब्सिस हो गया, तो वहाँ का टेम्परेचर कितना है, इसलिए लेटरल पोजीशन में हम रेक्टल के टेम्परेचर को हम नोट करने के लिए लेटरल पोजीशन हम देते हैं। लेटरल पोजीशन में ही हम पेशेंट को रख कर लेटरल मेरे इस वर्ड को याद रखिए, लेटरल पोजीशन में ही पेशेंट को रख कर रेक्टल टेम्परेचर लेना चाहिए। फिर से मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए, लेटरल पोजीशन में ही रख कर पेशेंट का रेक्टल टेम्परेचर लेना चाहिए। ठीक है, ये दोनों वर्ड जो हैं, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था अपना मेडिकल का, तो इसमें मेरे सर ने वाइवा में ये पूछा था। इन दोनों वर्ड को याद रखिए, लेटरल पोजीशन, रेक्टल एग्जामिनेशन। अब रेक्टल एग्जामिनेशन करना है या फिर सपोजिटरी लगानी है या फिर रेक्टल टेम्परेचर लेना है, तो इसमें हम हमेशा लेटरल पोजीशन देंगे पेशेंट को। आगे है गिविंग बैक केयर करना है, और फॉर गिविंग इनेमा एंड कोलोनिक इरिगेशन, इनेमा देना है या कोलोनिक इरिगेशन करना है, इसमें भी हम लेटरल पोजीशन देते हैं पेशेंट को। लेटरल पोजीशन क्या होता है हमने बता दिया, ये लेटरल पोजीशन है। आगे हम आते हैं प्रोसीजर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, हम एक्सप्लेन करेंगे उसको पेशेंट को, प्राइवेसी भी मेंटेन करेंगे। और लोअर द हेड ऑफ द बेड एज लो एज पेशेंट, लोअर द हेड ऑफ बेड एज लो एज पेशेंट कैन टॉलरेट, हम कुछ सिर वाले हिस्से को, बेड को थोड़ा सा नीचे करेंगे, उतना नीचे करेंगे वो जो पेशेंट है वो टॉलरेट कर पाए, सह पाए। पोजीशन द पेशेंट टू साइड ऑफ बेड, जो पेशेंट का पोजीशन होगा वो साइड में होगा, मैंने बता दिया, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड। टर्न द पेशेंट टू वन साइड, एक ही साइड में उसको करके एग्जामिनेशन करना चाहिए, बार बार उसको लेफ्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक तरफ कीजिए, या तो लेफ्ट या तो राइट। प्लेस द एयर रिंग अंडर द हिप टू रिड्यूस प्रेशर इन, ये वही चीज़ें जो मैंने पहले बताया है कि कोई पोजीशन देंगे तो हिप के नीचे एयर रिंग रखेंगे ताकि उसको किसी तरह का कंफर्टेबल न फील हो, ऐसी स्थिति ना आए, वो इनकम्फर्टेबल फील ना करे, इसलिए हमेशा किसी भी पोजीशन में बैक के नीचे एयर रिंग देना चाहिए। पोजीशन बोथ आर्म्स इन फ्लेक्स्ड पोजीशन अंडर अपर मोस्ट आर्म्स आर सपोर्टेड बाय पिलो वन लेवल विथ शोल्डर, वही सारी चीज़ें हैं जो बताया हूँ कि फ्रंट पर एक पिलो, बैक पर पिलो और दोनों पैरों के बीच में एक पिलो होना चाहिए। फ्रंट पे एक पिलो, बैक पर एक पिलो, दोनों लेग्स के बीच में एक पिलो और एक हेड के नीचे पिलो, ये कंफर्टेबल पोजीशन है। प्लेस पिलो अंडर बैक, प्लेस पिलो अंडर सेमी फ्लेक्स्ड अपर लेग एट हिप फ्रॉम द ग्रोइन टू फुट, प्लेस सैंड बैग पैरेलल टू प्लेंटर सरफेस ऑफ डिपेंडेंट फुट। यहाँ पर जो बात की गई है सैंड बैग की, सैंड बैग यूज कर सकते हैं, कॉटन रोल यूज कर सकते हैं, या फिर हम पिलो यूज कर सकते हैं दोनों पैरों के बीच में रखने के लिए, जिससे कि पेशेंट को कंफर्टेबल मिल सके।
अगला जो पोजीशन है इसे लिथोटॉमी पोजीशन कह सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं स्केच बना हुआ है और एक जेन्युइन फ़ोटो भी है। एक फ़ीमेल जो है वो ओटी टेबल पर लेटी हुई है। आधा ओटी टेबल वाला हिस्से को निकाल दिया जाता है, आधा ओटी वाले टेबल पर फीमेल को लेटाया जाता है। उसके दोनों हाथ साइड में होते हैं और पैरों को बगल के साइड ग्रिल बोलते हैं, उसे साइड सपोर्टर बोलते हैं। उससे हम पैरों को सेट कर देते हैं और पैरों के बीच में काफ़ी गैप देते हैं पेल्विक कैविटी, जिससे कि काफ़ी ओपन हो जाए। ये लिथोटॉमी पोजीशन होता है। नीचे एक और पोजीशन में ये दिया है, ये भी लिथोटॉमी पोजीशन आप देख सकते हैं। एक फ़ीमेल है, आधा ओटी टेबल का हिस्सा निकाल दिया गया है। फीमेल है, उसके दोनों हाथ लेफ़्ट और राइट साइड में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। एक सेफ्टी स्ट्रिप से उसको बांधा गया है। उस फीमेल का हेड कवर कर दिया गया है। पैरों को हम पैडिंग अराउंड फुट, पिक्चर में देखिए इसमें लिखा है पैडिंग अराउंड फुट, उसको वहाँ पर हम सपोर्टिव उसको एक तरह से लटका देते हैं। लेग्स डू नॉट टच पोल्स, ये जो पोल होते हैं, जो साइड ग्रिल होता है, जो साइड सपोर्टर होता है, उससे लेग को टच नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल लेविटेट होना चाहिए। इस वर्ड को याद रखिए, जो दोनों पैर हैं पेशेंट के वो लेविटेट होने चाहिए, बिल्कुल हवा में झूलते होने चाहिए और हिप्स बिल्कुल ओपन होना चाहिए। ये लिथोटॉमी पोजीशन है। लिथोटॉमी पोजीशन को हम देते क्यों हैं? द क्लाइंट लाइज सुपाइन विद हिप फ्लेक्स्ड, द लेग्स आर सेपरेटेड एंड थाइज आर फ्लेक्स्ड। वही चीज़ें हैं। सुपाइन पोजीशन में लेटाकर लेग को हम जो पैरों को सेपरेट कर देते हैं और थाई को एक तरह से फिक्स्ड कर, एंड टाई आर फ्लेक्स्ड। इनके कहने का मतलब यह है कि उसको एक तरह से हम लेग्स को सेपरेट करते हैं और उसको बिल्कुल टाइटली हम फ्लेक्स्ड कर देते हैं एक तरह से, ताकि सर्जरी, देखिए कई बार क्या होता है सर्जिकल एक्सीडेंट होते हैं और ये लिथोटॉमी पोजीशन में ज़्यादा होता है। पेशेंट का जो पैर अगर लेविटेट नहीं हो रहा है ठीक तरीके से, वो साइड पोल से अटैच हो रहा है, बार बार टच हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं पैडिंग अराउंड फुट, ये खुल जाते हैं और पैर नीचे गिर जाता है और जो सर्जरी है वो बिगड़ जाती है। इसीलिए यहाँ पर इस वर्ड का यूज किया गया है, सेपरेट एंड टाइट और फ्लेक्स्ड। ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से उसको इस पैरों को बिल्कुल सही अवस्था में रखना चाहिए। द पेशेंट्स बटक मतलब उसका पीछे का हिस्सा फीमेल का। लिथोटॉमी पोजीशन फीमेल मेल दोनों को दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये फीमेल पर अप्लाई किया जाता है। क्यों, मैं अभी बताऊंगा। द पेशेंट बटक जो बैक का हिस्सा है आर कैप्ड एट द एज